नमस्कार दोस्तों, न्यूट्रिशन क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका के बारे में। और पिछली वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण कोशिकांगों के बारे में चर्चा की थी, जिनमें से कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और राइबोसोम के बारे में विस्तार से पढ़ा था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं अन्य महत्वपूर्ण कोशिकांगों के बारे में, जिनमें से हम जो पढ़ने वाले हैं आज ER एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में पढ़ेंगे, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, उसके बाद पढ़ेंगे रसधानी, प्लास्टिड लावक के बारे में, और अंत में हम पढ़ेंगे केंद्रक के बारे में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कोशिकांग जो रहते हैं, इस वीडियो में इनको हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। हिंदी में इसको कहते हैं हम अंतः परद्रव्य जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम यानी ER इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है साथियों, यह झिल्लियों से निर्मित नलिकाओं की एक प्रणाली होती है। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या होती है, तो यह झिल्लियों से निर्मित नलिकाओं की प्रणाली होती है। ठीक है, और अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो यह इसके दो प्रकार होते हैं। पहला हमारा रफ यानी RER और दूसरा SER। ठीक है, तो इसको एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारी सेल है और इसमें ये है हमारा केंद्रक। ठीक, और यह जो ER होता है वो केंद्रक से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से, और इसी प्रकार इसके नीचे नलिकाओं की यह एक संरचना होती है। ठीक है, जो झिल्लियों से निर्मित होती है। और इसके यहाँ पे क्या होता है, ये राइबोसोम और राइबोसोम दाने जैसी संरचना होती है। और जहाँ पर ये पाए जाते हैं तो यह स्थायी राइबोसोम की वजह से खुरदरी होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, रफ या खुरदरी, ER। ठीक है, और आपको पता ही है राइबोसोम का कार्य क्या होता है, यह कर भी क्या सकता है सिवाय प्रोटीन निर्माण के। ठीक है, तो यह क्या करता है, यानी रफ, जहाँ पर भी रफ ER होता है वहाँ पर क्या होगा, किसकी वजह से यह रफ ER होगा यानी खुरदरा हुआ, राइबोसोम की वजह से। और यह क्या करता है, प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। ठीक है, और जो ये इसका दूसरा पार्ट होता है, यहाँ पर राइबोसोम उपस्थित नहीं होता, जिसकी वजह से यह क्या होता है, स्मूथ यानी चिकना। इसकी सतह कैसी होती है, चिकनी। ठीक है, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम, स्मूथ ER। ठीक है, जिस प्रकार रफ ER प्रोटीन का निर्माण करता है राइबोसोम की वजह से, तो यह भी कुछ करता होगा। तो यह क्या करता है, यह वसा अणुओं का संश्लेषण यानी उनका निर्माण करता है, वसा अणुओं का संश्लेषण।
ठीक है। तो ER के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, RER और SER। RER का मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और इस पर क्या मौजूद होता है? राइबोसोम। और राइबोसोम की वजह से ये क्या करता है? प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। और इस पर राइबोसोम उपस्थित नहीं होता, जिसकी वजह से इसकी जो सतह होती है वो कैसी होती है? स्मूथ या चिकनी इसकी सतह होती है, जिसको SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बोला जाता है। और यह क्या करता है? वसा अणुओं का संश्लेषण यानी इनका निर्माण करता है। इसके कुछ अन्य कार्य की अगर हम बात करें तो इसको पहले साफ कर लेते हैं। तो और इसके अलावा यह और क्या क्या कार्य करता है, तो इसके अन्य कार्य देख लेते हैं हम। तो यह सतह उपलब्ध करवाता है। क्या कराता है? सतह, सरफेस उपलब्ध करवाता है। किस किस के लिए यह जो सतह उपलब्ध करवाता है? सबसे पहले यह रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए, रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए, रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए सतह उपलब्ध करवाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं का मतलब क्या है? यहाँ पे प्रोटीन का निर्माण, वसा का निर्माण, या जो भी इसमें एक्टिविटी हो रही है वो सभी की सभी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया होती है। उनके लिए क्या करवाता है? सतह उपलब्ध करवाता है। और क्या करवाता है? ये किसके लिए सतह उपलब्ध करवाता है? एंजाइम और हॉर्मोन्स, एंजाइम्स और हॉर्मोन्स के संश्लेषण के लिए, संश्लेषण के लिए सतह उपलब्ध करवाता है। और जो कोशिकीय उत्पाद है उन पदार्थों के परिवहन के लिए भी यह क्या करवाता है? सतह उपलब्ध करवाता है। इसका मतलब क्या है? मान के चले कोई भी कोशिकीय उत्पाद हमें यहाँ पहुँचाना है, तो क्या करेंगे? उसके लिए एक तो तरीका कि कहीं से भी इसको छोड़ दिया जाए। अगर हम यहाँ जीव द्रव्य से इसको छोड़ेंगे तो यहाँ पे आपको पता ही है ज़्यादा मात्रा में लगभग 80% इसमें क्या होता है? जल होता है। तो यहाँ पर यह डूब भी सकता है या हो सके यहाँ पर न पहुँचे। ठीक है। तो उसके लिए जो सबसे सटीक जो उपाय है वो है इन नलियों के माध्यम से, ऐसे यहाँ से जहाँ पर भी पहुँचाना है इसके माध्यम से पहुँचाना आसान रहता है। तो यह क्या करता है? जो भी कोशिकीय पदार्थ है उनके परिवहन के लिए, यानी कोशिकीय पदार्थों के परिवहन के लिए क्या उपलब्ध करवाता है? सतह उपलब्ध करवाता है। और इसलिए इसको क्या कहा जाता है? हाईवे ऑफ द सेल। बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो जो इसके ये कार्य होते हैं, अगर आप UPSC प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं या CAPF CDS वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इसके कार्य को लेकर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ER होता है या अंतःपरद्रव्य जलिका होती है उसके निम्न में से क्या क्या कार्य है? तो 3 या 4 उसके कार्य दे दिए जाते हैं, एक उनमें से इसका कार्य नहीं दिया जाता। आपसे इस प्रकार 1 2 3 4 ऑप्शन में दिया जाएगा, ये है, या 5 6 7 ये है, या 2 3 4 ये है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसको ध्यान से याद करना। और ये क्या करता है? और जो यह है झिल्लियों के निर्माण के लिए, किसके लिए? झिल्लियों के निर्माण के लिए सामग्री उपलब्ध करवाता है। झिल्लियों के निर्माण के लिए क्या करवाता है? ये सामग्री उपलब्ध करवाता है। तो ये देखा हमने किस प्रकार जो ER के कार्य थे, और यह क्या क्या इसके कितने प्रकार थे? 2 प्रकार थे। RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जिस पर राइबोसोम की उपस्थिति के कारण यह खुरदरा होता है, इसलिए इसका नाम RER रखा गया। और यह क्या करता है? प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। और दूसरा जो इसका प्रकार है वो है स्मूथ ER, यानी इस पर राइबोसोम उपस्थित नहीं होता, इसकी सतह चिकनी होती है। और यह क्या करता है? वसाणुओं का संश्लेषण करता है। और इसके अन्य जो कार्य होते हैं यह मुख्य रूप से सतह उपलब्ध करवाता है। किस किस के लिए सतह उपलब्ध करवाता है? रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए, एंजाइम्स और हॉर्मोन्स के संश्लेषण के लिए, कोशिका पदार्थों के परिवहन के लिए भी यह सतह उपलब्ध करवाता है। और इसलिए इसको क्या कहा जाता है? हाईवे ऑफ द सेल भी कहा जाता है। और यह झिल्लियों के निर्माण के लिए सामग्री उपलब्ध करवाता है। तो ये थे हमारे ER के जो कार्य थे और इससे संबंधित कुछ बातें थी। अगला जो हमारा कोशिका अंग है वह है गोल्जी बॉडी, उसके बारे में पढ़ लेते हैं।
बॉडी। या हम इसको बोल सकते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स। हिंदी में अगर हम इसकी बात करें तो इसको गोल्जी काय या गोल्जी काय या गोल्जी उपकरण, किसी भी नाम से आप इसको पुकार सकते हैं। और अगर हम बात करें इसकी खोज को लेकर तो इसकी खोज है जो कैमिलो गोल्गी द्वारा की गई थी और इसी विज्ञानी के नाम पर इसका नाम जो है गोल्गी बॉडी रखा गया। अगर हम बात करें गोल्जी काय के जो कार्य है तो इसके जो कार्य है यह कोशिकीय उत्पाद, कोशिकीय उत्पाद मतलब वसा, प्रोटीन वगैरह जो भी कोशिका के उत्पाद होते हैं या जो पदार्थ होते हैं, यह उनका संग्रहण, पैकिंग और संशोधन का कार्य करता है। क्या करता है? कोशिकीय उत्पादों का कोशिकीय उत्पादों मतलब प्रोटीन, वसा इत्यादि, इनका क्या करता है? संग्रहण, पैकिंग और संशोधन। संशोधन मतलब मॉडिफाई करता है इनको, ठीक है। और इसी के साथ साथ, संग्रहण के साथ साथ, यह आवश्यकता अनुसार कोशिका के पदार्थों को कोशिका के अंदर या बाहर श्रावण करता है, ठीक है। संग्रहण के साथ साथ यह क्या करता है? कोशिकीय पदार्थों का श्रावण, सिक्रेशन बोलते हैं जिसको, श्रावण भी करता है। और यह क्या करता है? यह कोशिकीय उत्पादों के परिवहन का नियंत्रण करता है। कोशिकीय पदार्थों या उत्पादों के परिवहन का नियंत्रण करता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है, जो हमारा ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वह कोशिकीय पदार्थों के परिवहन के लिए स्थायी उपलब्ध करवाता है, ठीक है। और यह क्या करता है? यह उनके परिवहन का नियंत्रण करता है। और जब यह उनका नियंत्रण करता है तो इसको क्या कहते हैं? कोशिका का यातायात निरीक्षक, ट्रैफिक इंस्पेक्टर ऑफ द सेल इसको कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखना, कोशिका का यातायात निरीक्षक कहा जाता है। और यह क्या करता है? यह सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलता है। और यह ऐसा क्यों करता है? ताकि जो ये शर्करा होता है उसके परिवहन में आसानी हो, ठीक है, ताकि शर्करा के परिवहन में ठीक है, जो सरल शर्करा मोनोसैकेराइड को यह डाई या पॉलीसैकेराइड में बदलता है ताकि उसका परिवहन करने में आसानी हो, ठीक है। अगर यह मोनोसैकेराइड यानी एक शर्करा को पहुंचाएगा तो इसको बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो यह एक शर्करा को एक जो शर्करा होते हैं उनको इकट्ठा करके डाइसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड में उनको बनाता है और उसका परिवहन करता है, ठीक है। और यह क्या करता है? यह लाइसोसोम के निर्माण में भूमिका निभाता है। ठीक है, यानी अगर आपसे पूछा जाए लाइसोसोम का निर्माण में अहम भूमिका कौन निभाता है? गोल्गी बॉडी, गोल्जी काय है लाइसोसोम का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये था गोल्गी बॉडी, इसके बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर हम इसकी खोज की बात करें, कैमिलो गोल्गी, इसके कार्य है, यह कोशिकीय उत्पादों का, कोशिकीय उत्पाद मतलब प्रोटीन और वसा, इनका संग्रहण, पैकिंग
और संशोधन करता है, ठीक है। और संग्रहण मतलब संग्रहण के साथ साथ यह क्या करता है, उनका श्रावण भी, आवश्यकता अनुसार उनका श्रावण भी करता है। और यह क्या करता है, यह कोशिकीय पदार्थों के परिवहन का नियंत्रण करता है, और इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कोशिका का यातायात निरीक्षक यानी ट्रैफिक इंस्पेक्टर ऑफ द सेल भी इसको कहा जाता है। और यह क्या करता है, सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलता है ताकि परिवहन में आसानी हो, ठीक है। और यह लाइसोसोम के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये था हमारा गोल्जी बॉडी। अब उसके जो अगला कोशिका का अंग है उसके बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद जो कोशिका का अंग है वह हमारा सेंट्रोसोम। कौन सा अंग है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम इससे संबंधित पहली बात तो यह है, यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। यह केवल कहाँ पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में। जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। और यह केवल विभाजन, विभाजन मतलब कोशिका विभाजन, यहाँ पे लिख देते हैं कोशिका। यह केवल कोशिका विभाजन के समय प्रकट होता है, ठीक है, प्रकट होता है। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है और यह केवल कोशिका विभाजन के समय प्रकट होता है। कहाँ पे प्रकट होता है, यह केंद्रक, कहाँ पे, केंद्रक के ध्रुवीय क्षेत्र की ओर, ध्रुवीय क्षेत्र में प्रकट होता है, ठीक है। तो ध्रुवीय क्षेत्र का मतलब क्या है, देखते हैं इसको। ये हमारी मान के चलते हैं कोशिका है, ठीक। और ये है केंद्रक, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं इसको। और ये हो गया हमारा सेंट्रोसोम। यह तारे जैसी संरचना होती है, इसलिए इसको ऐसे बनाया गया है। यह तारे जैसी संरचना होती है, ठीक है। और इसलिए इसको क्या बोला जाता है, तारककाय, तारककाय, ठीक है। इसको तारककाय बोला जाता है, ठीक। तो यह क्या करता है, यह जो क्रोमोसोम होते हैं उनका विभाजन करता है। जैसे कुछ इस प्रकार के हमारे जो क्रोमोसोम होते हैं, ठीक। और यह जो केंद्र में मध्य में है इसको सेंट्रोमीर बोला जाता है। डीएनए और आरएनए गुणसूत्र, जब इसके बारे में वीडियो बनाएंगे तो इसमें विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। और ये हमारा सेंट्रोसोम एक यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, स्प्लिंटर फाइबर द्वारा, किसके द्वारा, स्प्लिंटर फाइबर का निर्माण करके क्रोमोसोम का विभाजन करेगा, ठीक है। ये जो ऊपर वाला सेंट्रोसोम है इसको ऊपर की ओर खींचेगा और ये नीचे की ओर। अब इसमें समस्या क्या है, हमें पता है कि जो केंद्रक में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है, क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र, इनकी संख्या कितनी होती है, 46, ठीक है। और जब यह इसका विभाजन करेगा तो प्रत्येक विभाजन के साथ बराबर संख्या में क्या चाहिएंगे, क्रोमोसोम चाहिएंगे। तो यह क्या करेगा, ठीक है। तो इसको देखो, ये ऊपर की ओर खींचेगा और इसको नीचे की ओर। तो इस प्रकार से इन भागों को दो बराबर भागों में डिवाइड कर लेता है, ठीक है। अब क्या होगा, यह ओरिजिनल क्रोमोसोम है, लेकिन जब ये दो भागों में विभाजित होते हैं तो इनकी संख्या कितनी रह जाती है, 23, ठीक है। विभाजन के बाद कोशिका इनका अनुसरण करके जो बचे गुणसूत्र है जो 23 है वो अपने आप बना लेती है, ठीक है। तो अब क्या करती है यहाँ पे कोशिका इसी प्रक्रिया का अनुसरण करके, अनुसरण द्वारा बचे क्रोमोसोम का निर्माण करती है, ठीक है। इस प्रकार से जो होता है हमारा कोशिका विभाजन, यानी यह क्या करता है, जो सेंट्रोसोम होता है, जो क्रोमोसोम है उनके वितरण को सुनिश्चित करने का काम करता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सेंट्रोसोम है जो संतति कोशिकाओं के गुणसूत्र के
वितरण को सुनिश्चित करता है। संतति कोशिका मतलब संतति कोशिका मतलब विभाजन के बाद जो कोशिका बनती है, विभाजन के बाद की कोशिका, उसमें संतति कोशिका में गुणसूत्रों का वितरण सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो ये कार्य है सेंट्रोसोम का। दोबारा देख लेते हैं। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है और यह केवल कोशिका विभाजन के समय ही प्रकट होता है। और कहाँ पे प्रकट होता है? केंद्रक के ध्रुवीय क्षेत्र में यह प्रकट होता है। ठीक है, और यह क्या करने का कार्य करता है? यह संतति कोशिकाओं में, संतति कोशिका मतलब जो पहले कोशिका विभाजन से पहले, उसको मदर सेल बोलते हैं, मातृकोशिका, यानी ये क्या है? मदर सेल। ठीक है, और विभाजन के बाद इसको क्या बोलते हैं? डॉटर सेल। ठीक है, तो जो ये संतति कोशिका है, इसमें गुणसूत्रों का वितरण सुनिश्चित करता है। ठीक है, बराबर मात्रा में गुणसूत्र दोनों में किस प्रकार से जाएंगे, यह उसका सुनिश्चित करता है। ठीक है, और अगर हम बात करें इससे संबंधित, यह हमारे शरीर के यहाँ पे, यह शरीर के किस हिस्से में नहीं पाया जाता? यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। ठीक है, और इसीलिए जो तंत्रिका कोशिका होती है उसका कभी भी विभाजन नहीं होता, जिस कारण सिर में जो लगी चोट है वह आसानी से ठीक नहीं होती, और थोड़ी सी भी चोट अगर गंभीर लगे तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, तो कहाँ पे नहीं पाया जाता? यह मस्तिष्क की कोशिका में। इसलिए तंत्रिका कोशिका का विभाजन नहीं होता, और इसीलिए सिर में लगी चोट से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, और ये थी सेंट्रोसोम, जो जंतु कोशिकाओं में, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। और वैज्ञानिकों ने देखा कि जो पादप कोशिका होती है उनमें भी कोशिकाओं का विभाजन होता है। तो उनमें कैसे होता है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे ये मान लेते हैं पादप कोशिका। ठीक है, इसका ये केंद्रक है। ठीक, और ये कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। तो इसमें कोशिका विभाजन कौन करता है, कैसे होता है? तो यहाँ पर भी क्या होगा, इनके जो केंद्र है, इसके ध्रुवीय क्षेत्र में एक कैप जैसी संरचना बनती है। कैसी? कैप, टोपी जिसको हम बोलते हैं। और यहाँ पे तारे जैसी संरचना, इसलिए इसको तारकाय बोला जाता है। और यहाँ पे इसके ध्रुवीय क्षेत्र में टोपी जैसी संरचना बनती है, और इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ध्रुवीय टोपी या पोलर कैप। और यह पोलर कैप क्या करती है? इसी प्रकार, जिस प्रकार सेंट्रोसोम कोशिका का विभाजन करता है, यह भी कोशिका का पेड़ पौधों में कोशिका का विभाजन करती है। कौन? ध्रुवीय टोपी। तो ये था सेंट्रोसोम, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, विभाजन के समय प्रकट होता है, और यह केंद्र के ध्रुवीय क्षेत्र में पाया जाता है। और संतति कोशिका यानी कि जो विभाजन के बाद कोशिका बनती है, उसमें है गुणसूत्रों को सुनिश्चित करने का काम करता है। ठीक है, और पेड़ पौधों की कोशिकाओं में ध्रुवीय टोपी यानी पोलर कैप कोशिका का विभाजन करती है। तो ये था हमारा सेंट्रोसोम। तो देखते हैं अगले जो हमारा कोशिकांग है उसके बारे में। अगला जो हमारा कोशिकांग है वह है रसधानी, या इसको हम रिक्तिका वैक्यूल्स, ठीक है, भी बोल सकते हैं। तो इसको देखते हैं। ये मान के चलते हैं पादप कोशिका है, और ये जंतु कोशिका। ये केंद्रक है, न्यूक्लियस यहाँ पे, ये हमारा केंद्रक हो गया।
तो इसमें जैसे ये हमारी है रसधानी, और इसमें इसको यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, ये है रसधानी। इसमें सबसे पहली बात तो ये है, पादप कोशिकाओं में यह स्थायी होती है, लिख देते हैं हमें पादप कोशिका, प्लांट सेल, ठीक है, और ये जंतु कोशिका, एनिमल सेल। इसमें है स्थायी संरचना होती है, ठीक है, लेकिन जंतु कोशिका में यह स्थायी संरचना नहीं होती। और अगर हम बात करें इसके आकार की, आकार में यह, इसका आकार बहुत बड़ा होता है। कितना? बहुत बड़ा। लगभग यह कोशिका का, पादप कोशिका का 50 से 90% स्थान भी घेर लेती है, ठीक है। कितना? 50 से 90% स्थान यह पादप कोशिका घेरती है, जबकि इसमें उपेक्षा या जो तुलनात्मक रूप से छोटी होती है, ठीक है। अगर बात करें इसके कार्य को लेकर, यह भी संग्रहण का कार्य करती है, संग्रह का कार्य करती है, और यह भी, और यह मुख्य रूप से जल का संग्रह करती है, मुख्य रूप से, मुख्यतः, ठीक है। और यह मुख्यतः किसका संग्रह करती है? वसा का, या जो पोषक तत्व है, ठीक है। ध्यान रखना, मुख्यतः मतलब आमतौर पर यह जल का संग्रह करती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह पोषक तत्वों का संग्रह नहीं करती, और इसमें भी ऐसा नहीं है कि यह जल का संग्रह नहीं करती, लेकिन आमतौर पर यह जल का संग्रह करती है और यह पोषक तत्वों का संग्रह करती है। और अगर हम बात करें इसकी जो बाह्य झिल्ली है, इसको क्या बोलते हैं? बाह्य झिल्ली को बाह्य झिल्ली, टोपोप्लास्ट क्या बोला जाता है? टोपोप्लास्ट, ठीक है। और यह क्या करती है? यह ER के साथ, पादप कोशिका में ER के साथ कंकाल निर्माण का कार्य करती है, निर्माण का कार्य करती है, ठीक है। और यह पेड़ पौधों को मजबूती, तन्यता प्रदान करती है, यह पौधों को तन्यता व मजबूती प्रदान करती है, ठीक है। तो ये कुछ काम थे रसधानी के, रिक्तिका के, जो हमने देखा। पहली बात यह स्थायी संरचना है, जंतुओं में अस्थायी संरचना नहीं है। इसका आकार बहुत बड़ा है, 50 से 90% स्थान यह घेरती है, और यह आकार में उससे छोटी है, अपेक्षाकृत बहुत छोटी है। और यह क्या करती है? मुख्यतः जल का संग्रहण करती है। और जो जंतु कोशिका में रसधानी है वह क्या करती है? पोषक तत्वों का संग्रहण करती है। और यह ER के साथ कंकाल निर्माण का भी कार्य करती है, और पेड़ पौधों में यह तन्यता व मजबूती प्रदान करने का कार्य करती है। तो ये थी हमारी रसधानी, जिसके बारे में हमने पढ़ा। अगला कोशिका जो होगा हमारा, उसके बारे में देखते हैं। इसके बाद जो कोशिका का अंग है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको हम लवक कहते हैं, लवक, प्लास्टिड। इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इससे संबंधित पहली बात तो यह है, यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, ठीक है। जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, लेकिन इसका एक अपवाद है। इसका अपवाद क्या है? यह है युगलिना, युगलिना, ठीक है, इसमें पाया जाता है। और इसमें यह, और युगलिना क्या होता है? यह एक कोशिकीय जीव है,
कोशिकीय जीव होता है। ठीक है, और इसमें यह किस रूप में पाया जाता है? हरित लवक, हरित लवक। ठीक है, तो इसका अपवाद क्या है? युगलिना में लवक पाया जाता है हरित लवक के रूप में, और यह एक कोशिकीय जीव है। तो यह अगला सवाल है कि यह पाया कहाँ जाता है? कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? तो यह जो इसकी उपस्थिति या इसकी मौजूदगी कहाँ पर पाई जाती है? तो यह है पादप कोशिकाओं में, मतलब पेड़ पौधों में पादप व शैवालों की कोशिकाओं में। ठीक है, पादप व शैवालों की कोशिकाओं में यह पाया जाता है। ठीक है, लेकिन इस एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना, हम शैवालों की बात कर रहे हैं, एक जो हमारे दिमाग में आता है वह नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, यह इसमें नहीं पाया जाता। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि यह क्या है? शैवाल नहीं है, एक बैक्टीरिया है साइनोबैक्टीरिया, इसमें यह नहीं पाया जाता। यह एक प्रोकैरियोटिक, मोनेरा कुल का प्रोकैरियोटिक, लिख देते हैं इसको, मोनेरा कुल का प्रोकैरियोटिक जीव है। ठीक है, और इसमें क्या नहीं पाया जाता? लवक नहीं पाया जाता। कहाँ पाया जाता? पादप और शैवालों की कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, और जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। इसका अपवाद है युगलिना, इसमें यह पाया जाता है, यह एक कोशिकीय जीव होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या है। लवक का हम देखते हैं कार्य, सामान्यतः कार्य, यह आमतौर पर क्या कार्य करता है? सामान्य कार्य, तो यह इसका जो सामान्य कार्य है क्या है? यह पेड़ पौधों में यानी पादपों में पोषक तत्वों का संग्रह करता है। क्या करता है? पोषक तत्वों का निर्माण एवं संग्रह करता है। ठीक है, और क्या करता है? यह एक वर्णक संपन्न संरचना है। क्या है? वर्णक संपन्न संरचना। वर्णक संपन्न का मतलब क्या है? जैविक पदार्थों में रंग प्रदान करता है। ठीक है, वर्णक संपन्न संरचना मतलब क्या है? यह जैविक पदार्थों में, जैसे पेड़ पौधों में रंग प्रदान करता है। ठीक है, कौन करता है? लवक। तो ये इसके कुछ कार्य थे। सामान्यतः मतलब ये यही काम करता है, संग्रह का कार्य करता है, निर्माण का कार्य करता है। क्या संग्रह करता है? जो पोषक तत्व होते हैं। जैसे इसको वर्ण के आधार पे जो लवक है इसका वर्गीकरण किया गया है, उसको देख लेते हैं हम। लवक का वर्गीकरण, लवक का जो वर्गीकरण है इसको कितने भागों में बांटा गया है? किसके आधार पे? वर्णक की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर। ठीक है, वर्णक की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ण रहित लवक। वर्ण या वर्णक रहित लवक, यानी जिसमें रंग नहीं होता, रंगहीन लवक की बात कर रहे हैं हम। और दूसरा हमारा वर्णक सहित लवक, यानी रंगीन लवक की बात कर रहे हैं। वर्णक रहित लवक में क्या आता है हमारा? ल्यूकोप्लास्ट,
ल्यूकोप्लास्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्णित लवक, सॉरी अवर्णित लवक, अवर्णित लवक। ठीक है, और इसमें भी हमारे क्या आते हैं, 2 शामिल है। पहला हमारा क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णित लवक, और यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। ये यानी कुल मिलाकर कितने हो गए, 3। ठीक है, यानी लवक का जो वर्गीकरण किया गया है वो किस आधार पे किया गया है, वर्ण की उपस्थिति के आधार पे। वर्णक रहित लवक यानी रंगहीन, जिसमें रंग नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णित लवक। और वर्ण सहित लवक जिसमें रंग होता है यानी रंगीन लवक, उसके 2 पार्ट आ गए, क्रोमोप्लास्ट जिसको वर्णित लवक बोलते हैं, और दूसरा हमारा क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और ल्यूकोप्लास्ट, इसमें रंग नहीं होता। अगर हम बात करें ल्यूकोप्लास्ट की, यह कहाँ पर पाया जाता है, तो यह पौधों के रंगहीन भागों में पाया जाता है। ठीक है, और रंगहीन भाग कौन से होते हैं पौधों के, जैसे जड़ आपने देखी है पौधों की जड़, उसका कोई रंग नहीं होता, ब्राउन ब्राउन होती है। तना, उसमें भी यह पाया जाता है, और बीज। ठीक है, तो यह उसमें पाया जाता है। और काम क्या करता है, यही संग्रह का यह कार्य करता है। जैसे इसको मैं यहाँ से साफ कर देता हूँ। जैसे क्या क्या यह संग्रह, जैसे संग्रह करता है, देख लेते हैं इसको। जैसे आलू व शकरकंद, इसमें यह किसका संग्रह करता है, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, सोयाबीन में वसा या तेल हम बोलते हैं जिसको, उसका। ठीक है, और अगर हम सोयाबीन में यह, यहीं पे लिख देते दोबारा से, सोयाबीन में है प्रोटीन का, किसका, प्रोटीन का। ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है सोयाबीन में। तो सोयाबीन में यह किसका संग्रह करता है, प्रोटीन का। ठीक है, और वसा का या तेल का संग्रह किस में करता है, यह सूरजमुखी में। ठीक है, आलू या शकरकंद में यह कार्बोहाइड्रेट्स, सोयाबीन में प्रोटीन का, और सूरजमुखी में है वसा और तेल का। ये क्या, हमारे पोषक तत्व, इनका क्या करता है, यह संग्रह। ठीक है, किस किस का, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा। ठीक है, और इसको पोषक तत्वों के संग्रहण के आधार पर इसको भी आगे 3 भागों में बांटा गया है। देख लेते हैं। जो हमारा ल्यूकोप्लास्ट है उसको आगे कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। किसके आधार पे, देख लेते हैं यहाँ पे, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, इसके आगे कितने भाग हैं, 3। किस आधार पे इसको बांटा गया है, पोषक तत्वों के संग्रहण के आधार पे। ठीक है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अमाइलोप्लास्ट, दूसरा है एलियोप्लास्ट, और तीसरा है प्रोटीनोप्लास्ट। ठीक है, नाम से ही पता चलता है, प्रोटीनोप्लास्ट मतलब यह किसका संग्रह करता है, प्रोटीन का, जैसे सोयाबीन। ठीक है, और एलियोप्लास्ट, एलियो आप समझ सकते हो, ओएल जैसी कुछ इसमें साउंड आ रही है, एलियोप्लास्ट। तो यह किसका संग्रह करता है, तेल का, यानी वसा का, वसा या तेल, जैसे सूरजमुखी में। और अमाइलोप्लास्ट में यह किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का।
इनका यह संग्रह करता है। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। आप देख सकते हैं माइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट। ठीक है, और माइलोप्लास्ट में है कार्बोहाइड्रेट्स का संग्रह करता है जो आलू, शकरकंद वगैरह में पाई जाती है। एलियोप्लास्ट में है वसा और तेल का संग्रह करता है। ठीक है, जो कि इसमें पाई जाती है, हमने देखा सूरजमुखी जैसे पौधों में पाई जाती है, तिलहन के जो पौधे होते हैं। और प्रोटीनोप्लास्ट मतलब यह प्रोटीन का क्या करता है? संग्रह करता है, जो मुख्य रूप से सोयाबीन में पाई जाती है। तो ये था ल्यूकोप्लास्ट। अब हम पढ़ते हैं आगे जो इसका पार्ट है क्रोमोप्लास्ट के बारे में। क्रोमोप्लास्ट वर्णित लवक। यह जो लवक होता है वह पेड़ पौधों में जो फल फूल होते हैं उनके रंग के लिए उत्तरदायी होता है। यानी यह फलों व फूलों के रंग के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, फल और फूलों के रंग के लिए यह उत्तरदायी होता है। जैसे कुछ उदाहरण से इसको समझते हैं। जैसे सेब का रंग, सेब का रंग, सेब का जो रंग है वह एंथोसाइनिन नामक पिगमेंट की वजह से, लाल लाल जो इसका रंग होता है सेब का, इसकी वजह से होता है। और जैसे गाजर का रंग कैरोटीन, कैरोटीन नामक पिगमेंट की वजह से होता है। और जैसे पपीता, पपीते का रंग कैरिका, कैरिका जेंथीन, जेंथीन नामक पिगमेंट की वजह से होता है। और हल्दी का जो पीला कलर है, हल्दी का जो रंग है येलो कलर, वह जेंथोफिल, जेंथोफिल नामक पिगमेंट की वजह से होता है। और जो टमाटर का रंग है, टमाटर का जो लाल रंग होता है वह लाइकोपीन, लाइकोपीन नामक पिगमेंट की वजह से होता है। तो ये होता है हमारा क्रोमोप्लास्ट, जो फलों और फूलों के रंग के लिए उत्तरदायी होता है। सेब का जो रंग होता है वो एंथोसाइनिन नामक पिगमेंट की वजह से होता है। गाजर का जो रंग होता है कैरोटीन नामक पिगमेंट की वजह से। पपीते का जो रंग होता है कैरिका जेंथीन। और हल्दी का रंग जेंथोफिल। और टमाटर का रंग होता है जो वो लाइकोपीन नामक वर्ण की वजह से होता है। तो ये था हमारा क्रोमोप्लास्ट। अगला जो कोशिका अंग है वो है हमारा क्लोरोप्लास्ट। तो चलिए देखते हैं उसके बारे में। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है इसका अपना खुद का क्या होता है? डीएनए। ठीक है, खुद का क्या होता है इसका? डीएनए। और इसे कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह पेड़ पौधों में भोजन निर्माण का कार्य करता है। और क्लोरोप्लास्ट के 2 भाग होते हैं। जो इसका सॉलिड भाग होता है, सॉलिड भाग, सॉलिड पार्ट, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेना। और जो इसका लिक्विड पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। ठीक है, और इस ग्रेना के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। ठीक है, और यह पेड़ पौधों में हरा रंग प्रदान करता है। ठीक है, और क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसकी वजह से पेड़ पौधों में भोजन का निर्माण होता है। और क्लोरोफिल के अंदर क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। यानी यह क्लोरोफिल क्या होता है? मैग्नीशियम समृद्ध होता है। ठीक है, और अगर हम इससे संबंधित कुछ और बातें जानें तो जो क्लोरोफिल होता है
यह 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक की विद्युत, यहाँ तक की विद्युत चुंबकीय तरंगों को अवशोषित करता है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? 400 से 700 नैनोमीटर तक की विद्युत चुंबकीय तरंगों को अवशोषित करता है। कौन करता है अवशोषित? क्लोरोफिल। ठीक है, और इन्हीं तरंगों को हम देख सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक? 400 से 700 नैनोमीटर तक की तरंगों को हम देख सकते हैं, और उनको हम क्या कहते हैं? दृश्य विकिरण। दृश्य विकिरण। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ठीक है, और इनको क्या कहा जाता है? पार, PAR, यानी कि फोटो सिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन। ठीक है, क्लोरोफिल क्या करता है? 400 से 700 नैनोमीटर तक की जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उनको अवशोषित कर लेता है, और इन्हीं तरंगों को हम देख सकते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन। और क्या करता है क्लोरोफिल? यह प्रकाशीय ऊर्जा को स्थितिज रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है, प्रकाशीय ऊर्जा को स्थितिज रासायनिक ऊर्जा में क्या करता है? यह रूपांतरित करता है। ठीक है, तो हमने देखा क्लोरोप्लास्ट के बारे में, इसका खुद का DNA होता है, इसको कोशिका रसोई घर भी कहा जाता है। इसका दो पार्ट होते हैं, सॉलिड पार्ट और लिक्विड पार्ट। सॉलिड पार्ट को ग्रेना, और ग्रेना के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, और पेड़ पौधों का रंग जो हरा होता है वह क्लोरोफिल की वजह से होता है। और क्लोरोफिल के अंदर क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, और क्लोरोफिल क्या करता है? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक विद्युत चुंबकीय तरंगों को अवशोषित करने का कार्य करता है, और इन्हीं तरंगों को हम देख पाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन। और क्या करता है क्लोरोफिल? प्रकाशीय ऊर्जा को स्थितिज रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करने का कार्य करता है। जो अगला कोशिका अंग है वह है हमारा केंद्रक, न्यूक्लियस जिसको हम कहते हैं। कौन सा है हमारा अगला कोशिका अंग? केंद्रक, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी खोज को लेकर, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन द्वारा इसकी खोज की गई थी, और इसको कोशिका की राजधानी या मस्तिष्क कहते हैं। और ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सभी कोशिका के अंगों को नियंत्रित रखता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, और इसका लगभग, यानी केंद्रक का लगभग 80% पार्ट है जो वह प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, और इसको अगर हम देखें केंद्रक को, ये हमारी कोशिका होगी तो यह केंद्रक, और ये केंद्रक के अंदर कुछ इस प्रकार की संरचनाएं होती हैं। जो यह संरचना, इसको क्या बोलते हैं? केंद्रिका। और जो है धागे जैसी संरचना, इसको क्रोमेटीन बोला जाता है। ठीक है, जो क्रोमेटीन है वो किस किस से मिलकर बना होता है? यह DNA प्लस हिस्टोन, इनसे मिलकर बना होता है। और जो केंद्रिका वह किस किस से मिलकर बनी होती है? RNA प्लस प्रोटीन, इनसे मिलकर बनी होती है। तो ये था केंद्रक। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन द्वारा की गई थी। इसको कोशिका की राजधानी या कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं, क्योंकि यह सभी कोशिकाओं को नियंत्रित करता है, और इसका लगभग 80% जो पार्ट है वह प्रोटीन का बना होता है। और केंद्रक के अंदर क्या क्या पाया जाता है? क्रोमेटीन, जो धागे जैसी संरचना होती है। ठीक है, और केंद्रिका किससे मिलकर बनी होती है? RNA और प्रोटीन से। और क्रोमेटीन है जो DNA प्लस हिस्टोन से मिलकर बना होता है। ये थे हमारे कोशिका के महत्वपूर्ण अंग। अगली वीडियो हम कोशिका विभाजन और कोशिका वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।